आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 3। मैग्नेटिज्म। जिसमें चैप्टर फर्स्ट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टेंथ क्लास में ब्रीफ में बहुत थोड़ा सा आपने इसको स्टडी किया है, बेसिक्स आपने टेंथ क्लास में इसके किए हुए हैं। तो आज हम थोड़ा डिटेल में इसको करेंगे। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। नॉर्मली आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है। मैग्नेट्स जो मेटल, आयरन एटसेट्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट आपने देखे भी होंगे। यहां पे दो वर्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन इज इलेक्ट्रो एंड अदर इज मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स It is a branch of physics which deals with magnetic field produced by electric current. The magnetic field produced by इसको बोलेंगे हम वो फिजिक्स की ब्रांच जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने मैग्नेट के बारे में सुना होगा। मैग्नेट क्या होता है? ये बार मैग्नेट है, इसके दो पोल होंगे। वन पोल इज तो एक पोल को हम बोलेंगे नॉर्थ पोल एंड दूसरे पोल को बोलेंगे हम साउथ पोल। तो इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। इसी तरह से जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, उसके अंदर पढ़ेंगे कि कोई हमारे पास अगर मैग्नेट है तो उसके अराउंड भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। ये तो बात आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? इट इज द space around a magnet or conductor carrying करंट, कि अगर मेरे पास कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है
अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, या मेरे पास कोई मैग्नेट है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो दूसरे कंडक्टर्स को या दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर्स को या दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी मैग्नेट के अराउंड भी होती है। आगे आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point within the electric field. It is the strength of electric field at a point within the electric field that is known as electric field intensity. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वही है कि मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसके किसी पॉइंट पे इस मैग्नेट के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो था मेरा, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस के साथ, जिसमें यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता था, यहां पे नेगेटिव चार्ज होता था, तो उसको बोलते थे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से जो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस के साथ, और यहां पे क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और यहां पे उसका साउथ पोल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन a charge moving in uniform magnetic field, कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ, तो उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज कूलम फोर्स। उसके बाद हमने चैप्टर किया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा कि जब चार्जेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर। अब इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है, ओके, पर हम इस चीज को नहीं अभी डिस्कस करेंगे। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कोई चार्ज है, चार्ज
विच इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज विच इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं ये बना देता हूं पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से। यहां पे नॉर्थ पोल होगा, यहां पे साउथ पोल होगा। अब मेरे पास कोई चार्ज है Q, ये Q चार्ज है मेरे पास। ये Q चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद वेलोसिटी v एट एन एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि चार्ज की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, जो चार्ज की वेलोसिटी का वेक्टर है v वेक्टर, चार्ज तो q है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसके वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिख रहा हूं v वेक्टर से। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिस साइड एंगल बनता है उस साइड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको लिखते हैं v cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल पे जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उस वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये होगा v sin थीटा। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, कंसीडर ए चार्ज Q मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम रख देंगे आप B, विद ए वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा with the direction of magnetic field B. Then this charge will experiences a force. अब इस चार्ज के ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगी, और वो फोर्स जो होगी वो फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. That force will be directly proportional to the magnitude of the charge. Second, ये फोर्स जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है. ये फोर्स जो होगी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. थर्ड, ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा. तो ये आ गया मेरे पास v sin थीटा. अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो मेरे पास आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा. अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो Q, मैं V को पहले लिख लेता हूं, V B साइन थीटा. A वेक्टर B वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. इसको बोलते हैं हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर.
क्योंकि यहां पे डायरेक्शन है सिर्फ वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड की, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है। तो ए वेक्टर ये मान लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये क्या आ जाएगा, v क्रॉस b। तो मेरे पास आ गया f इज इक्वल टू, मैं यहां पे कांस्टेंट लिख देता हूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देता हूं, k q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू आती है 1, तो मेरे पास अभी इक्वेशन क्या आ गई, f इज इक्वल टू q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहां भी हमें वेक्टर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स मेरे पास आई, ये फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तो उस चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी। तो ये रिजल्ट है हमारा वेक्टर फॉर्म में, और ये रिजल्ट है हमारा स्केलर फॉर्म में। तो दिस इज द रिजल्ट इन, और ये रिजल्ट है हमारा इन और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो अगर लॉरेंट्ज, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, तो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। It is the force experienced by a charge when it is moving in uniform magnetic field. नेक्स्ट, अभी हमने क्या किया कि एक चार्ज है मेरे पास, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को हमने कैलकुलेट किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक अभी तक हमने किया कि एक मेरे पास चार्ज है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और हमने ये F निकाला, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। पर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, एक ऐसा कंडक्टर लेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी हम उस फोर्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैं कंडक्टर ले लेता हूं, इसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
मान लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ है L, और इसमें से ये इस कंडक्टर की एक्सिस है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I इज इक्वल टू N E A V D, और इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उन सभी की, वो सभी क्या, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही कोई कंडक्टर है उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। मतलब इसमें जो प्रेजेंट अगर इसमें से हम ये बोल रहे हैं कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और हमने पिछले एक्सप्रेशन में अभी क्या किया कि एक चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी एक चार्ज है। पिछले एक्सप्रेशन में किया कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट तभी फ्लो करता है जब चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करेंगे। मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं। वहां पे हमने एक चार्ज की बात की थी, इसमें बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब मैंने इस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा। मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड ले ली B, उसकी डायरेक्शन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन लाइन से। ये आ गया इसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड का और ये आ गया इसका साउथ पोल, और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूं B वेक्टर, सच दैट ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अगर करंट इसमें इस तरफ को मूव कर रहा है करंट, तो इलेक्ट्रॉन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट इधर को मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे। करंट और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन जो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। तो इसके अंदर जब हमने इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके अंदर प्रेजेंट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो हम यहां पे अभी ये देखेंगे कि इसके अंदर चार्ज कितना है, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है। तो बाई अगर हम देखें, सबसे पहले हम लिख लेंगे लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। Q जो इसके अंदर चार्ज होगा, V उन चार्जेस की वेलोसिटी। तो अब चार्ज की वेलोसिटी यहां पे सिंपल वेलोसिटी नहीं होगी, ये वेलोसिटी कैसी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। चार्ज जिस ड्रिफ्ट करेंगे किसी भी साइड में ऑपोजिट टू द साइड ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस जो कंडक्टर है इसके अंदर करंट चार्जेस कितने हैं, टोटल चार्ज जो Q है वो कितना है। तो वॉल्यूम देखते हैं हम कंडक्टर का। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है हमारे पास
ए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, जैसा हमने उस रिलेशन में किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए पूरे वॉल्यूम के अंदर, n इंटू ए इंटू एल। अगर माइनस ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस ई एन ए एल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एन ई ए एल। तो जो चार्ज है Q वो कितना आ गया, माइनस एन ई ए एल। अब अगर आप डायग्राम को देखें, मैं बोल रहा हूं करंट इधर को जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। इसका मतलब करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आएगा मेरे पास ये वाला, विच इज 180। ये पूरा एंगल 180, और इसमें से मैं इस एंगल थीटा को माइनस कर दूंगा, माइनस थीटा। तो जो वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन वो है तो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन चार्जेस इस तरफ को ड्रिफ्ट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। Therefore, Lorentz force F is equal to माइनस ई एन ए एल। ये आ गया चार्ज, वेलोसिटी क्या थी वीडी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, और एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा आ जाएगा मेरे पास। अब आप देखें कि एन ई ए वी डी एन ई ए वी डी ये क्या होता है आई। तो यहां पे क्या आ गया, F फिजिकल टू आई एन ई ए बी डी, ये आ गया मेरे पास I। तो मेरे पास क्या बचा I इंटू एल बी साइन 180 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वो फोर्स है जो किसी कंडक्टर के ऊपर लगेगी, जो कंडक्टर को हमने रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है B है, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है L है, और जिसमें फ्लो
करंट कर रहा है, कितना कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और कंडक्टर जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है वो कितना है, थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स acting on a current carrying conductor of length L placed in uniform magnetic field B at an angle theta। और अगर आपने इसको रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इन F वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में। तो दिस इज द लॉरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। अब बात आती है अगर हमारे पास कोई स्टेशनरी चार्ज हो, स्टेशनरी मतलब फिक्स चार्ज है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो क्या होगा। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है और हमने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, सपोज ये मेरे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैंने एक चार्ज लिया Q, यहां पे मैंने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हमने ये पढ़ा अभी तक कि अगर कोई चार्ज Q है जो ड्रिफ्ट कर रहा है विद वेलोसिटी v या मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लगती है। अब यहां पे चार्ज क्या है, वो स्टेशनरी है। चार्ज स्टेशनरी है मींस स्टेशनरी मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में अगर हम वेलोसिटी 0 पुट कर दें तो क्या आएगा मेरे पास, फोर्स भी क्या होगी, 0 होगी। इट मींस अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है उसको हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। एक और बात आती है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी रीजन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी रीजन के अंदर मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या कुछ और बात है। कि कोई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, वो कहीं मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो क्या हम ये माने कि वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या कुछ और बात है। तो अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। तो हमने लॉरेंट फोर्स क्या निकाली थी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
तो पहला स्पेशल केस है कि अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, और नॉर्मली हमने बोला कि चार्ज इस तरफ को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी वेलोसिटी भी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है, तो क्या चीज जीरो होगी? थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज आर सेम, both are moving in same direction. In that case theta will be zero. If we put this theta is equal to 0 here, so sin 0 is 0, it means force will be 0. तो अगर चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहां पे मिल रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी रीजन में, किसी एरिया में, किसी जगह पे वो मूव कर रहा है और वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं होने का मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो क्या हम ये माने कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? तो ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हो और चार्ज मूव भी कर रहा है पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, चार्ज के मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तब भी वो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तब भी वो चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सेकंड स्पेशल केस है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, चार्ज इससे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो अब थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो मेरे पास फोर्स क्या आ जाएगी? क्यू वी बी, और ये फोर्स होगी मैक्सिमम। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लॉरेंट्ज फोर्स किसी मूविंग चार्ज के ऊपर कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी? तो आप ये कहोगे कि लॉरेंट्ज फोर्स किसी चार्ज के ऊपर मैक्सिमम तब होगी जब चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और मिनिमम लॉरेंट्ज फोर्स तब होगी जब चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो होगा। और जब फोर्स ये जीरो होती है दैट इज नोन एज मिनिमम लॉरेंट्ज फोर्स। अब एक और है क्वेश्चन कि अल्फा पार्टिकल है जो किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड B में। कोई अल्फा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v किसी मैग्नेटिक फील्ड B में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में। मींस v और B के बीच में जो एंगल है जीरो, या बोल सकते हैं बोथ आर पैरेलल, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। Q V B साइन जीरो हो जाएगा, थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स तभी लगेगी जब चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल हो, या फोर्स तभी लगेगी जब चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो या ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तब लगेगी। अदरवाइज कोई भी फोर्स जो है उस चार्ज के ऊपर नहीं लगेगी। आगे है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ये आपका लेफ्ट हैंड है, ऐसे करिए अपने हाथों को लेफ्ट हैंड के कि आपका थंब, आपकी फर्स्ट फिंगर, थंब, ये अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और ये मिडल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि जो फोर्स लग रही है उसको बताएगा थंब, फोर्स को बताएगा थंब। जो आपकी फोर फिंगर है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ, ये फर्स्ट फिंगर आप बोल सकते हो, ये वाली फिंगर, दिस फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सभी अपने अपने हाथों को ऐसे करें कि आपकी ये वाली फिंगर, फर्स्ट फिंगर, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and your thumb will give the direction of force experienced by that conductor or charge. तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। और एक्सप्रेशन फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये हमें निकालना है और इसको आप नोट कर लें। तो साइक्लोट्रॉन जो है इसको इन्वेंट किया था लॉरेंस ने और लिविंगस्टोन ने। Lawrence and in 1931 साइक्लोट्रॉन काम किस आता है? दिस डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट charges, particularly protons and other charged particles. हमें अगर चार्जेस को एक्सेलरेट करना है, अब चार्जेस में इलेक्ट्रॉन भी आता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते, और बाद में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो पाता है। पर्टिकुलरली प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करना है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं टू फॉर दिस पर्पस। अब साइक्लोट्रॉन है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? साइक्लोट्रॉन के अंदर दो डी शेप्ड चैम्बर्स होते हैं, डी शेप, डी की तरह, पर दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से।
जिस चार्ज को हमें एक्सेलरेट करना है वो चार्ज हम यहां पे रखेंगे, इन दोनों डीज के बीच का जो स्पेस है वहां पे उस चार्ज को रखेंगे और इन डीज को हम दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रख देते हैं। जिसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। जैसे ये ऊपर एक मैग्नेट आ गया, बीच में दूसरा मैग्नेट आ गया और बीच में हमारी ये डीज रखी होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इन मैग्नेट्स को रखने के कारण हम इन डीज के ऊपर, मान लो ये डीज हैं, तो इनके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे की तरफ को, मान लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है बी। साथ में हम इसके दोनों जो डीज हैं इनके बीच में एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा देंगे। इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली दोनों डीज की पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा कि कभी एक डी को पॉजिटिव बना देगा, जब एक डी को पॉजिटिव बनाएगा तो दूसरी डी नेगेटिव हो जाएगी, जब ये डी पॉजिटिव होगी तो दूसरी डी नेगेटिव हो जाएगी। अगर मान लेते हैं ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, तो अगर ये डी नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डी की तरफ को अट्रैक्ट होगा। जैसे चार्ज यहां पहुंचेगा, अब इसके ऊपर चार्ज है, उसको हमने ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के ऊपर हमने दो मैग्नेट लगाए, हम चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और हमने अभी पढ़ा कि चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्लस हम क्या कर रहे हैं, इन डीज में पोलैरिटी ला रहे हैं, एक डी को पॉजिटिव बना रहे हैं तो दूसरी को नेगेटिव बना रहे हैं, एक को नेगेटिव बनाएंगे दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जिसके कारण चार्ज जो है ये, जब ये डी जो है वो नेगेटिव होगी मान लो, तो ये चार्ज जो है वो इधर आएगा। लॉरेंट्ज फोर्स इसके ऊपर, अभी जो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है वो इस डी की पोलैरिटी के कारण है, पर लॉरेंट फोर्स के कारण ये चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और इस डी के यहां पे पहुंचेगा। ड्यू टू लॉरेंट्ज फोर्स। पर जैसे वो यहां पे पहुंचेगा, अब ये डी नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको ये डी अट्रैक्ट करेगी, वो एकदम से इधर आएगा, फिर उसके ऊपर लॉरेंट फोर्स लगेगी, वो फिर यहां पहुंचेगा और जैसे वो यहां पहुंचेगा तो अब ये डी नेगेटिव हो जाएगी, ये डी पॉजिटिव हो जाएगी। ये चार्ज फिर यहां पहुंचेगा, पर हर बार क्या होगा, जब ये चार्ज एक डी से दूसरी डी में जाएगा तो जो इसका सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस हर बार इंक्रीज होता जाएगा, साथ में उसकी वेलोसिटी भी हर बार इंक्रीज होती जाएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और चार्ज इस तरह से मूव करेगा और यहां विंडो से बाहर आ जाएगा और जिस भी टारगेट के ऊपर हमें
हिट करना है, यहां पे एक विंडो होगी, उस विंडो से बाहर आएगा और जिस भी टारगेट को हमें हिट करना है उस चार्ज से उस टारगेट को हम हिट कर सकते हैं। तो इन दिस वे साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूसेस हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल यह कहता है कि चार्ज पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग इट टू पास थ्रू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कि किसी भी हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं अगर हम बार बार उसको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं। अभी हम ला रहे थे, यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव, फिर यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव हो जा रहा था। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं अगर हम बार बार उसको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या था, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स अप्लाई करना था और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या था, उसको एक डी से दूसरी डी में शिफ्ट करना था। कंस्ट्रक्शन इसकी सिंपल है कि दो डी शेप्ड हॉलो सेमी सर्कुलर मेटल चैम्बर्स होते हैं, एक का नाम होता है, इनको हम डीज बोलते हैं और नाम रख दिए हमने D1 और D2। और इनको हम हॉरिजॉन्टली रख देंगे और साथ में इन दोनों डीज के बीच में थोड़ा सा गैप होगा। इन डीज को हम रखते हैं किसी मेटल बॉक्स के अंदर जिसमें गैस भरी होती है और गैस के प्रेशर का लेवल रहता है 10⁻³ mm ऑफ द मर्करी लेवल। और इस पूरे अपरेटस को हम दो मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रख दे के पोल्स के अंदर रख देते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वो जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है, उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना रहे, 90 डिग्री। और जिस आयन को हमें एक्सेलरेट करना है तो वो आयन जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। हमने कहा था हमने गैस रखी है इसमें और हमने कहा था चार्ज कैरियर इन गैसेस। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं, पर हमने ये बोला था हाई पोटेंशियल डिफरेंस या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो वो गैसेस क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं और प्रोड्यूस करती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में ये बात बताई थी मैंने। तो गैस इसीलिए यहां पे रखी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो गैस आयनाइज हो जाएगी और वो आयन प्रोड्यूस करेगी और वो जो पॉजिटिव आयन है उसी आयन को हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। तो नॉर्मली अगर हमें अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं तो हम हीलियम गैस का यूज करते हैं। यानी अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट करना है तो हमें अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन के अंदर हीलियम गैस का यूज करते हैं। अब इसकी थ्योरी क्या है? थ्योरी ये कहती है कि जब पॉजिटिव आयन जो है वो सेंटर ऑफ द गैप बिटवीन द डीज प्रोड्यूस होगा तो उसी समय D1 जो है, जो D1 है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी और D2 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी, उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर।
जिसके कारण क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव चार्ज है वो मूव होगा टुवार्ड्स D1। जैसे वो D1 में पहुंचेगा तो लॉरेंट्ज फोर्स के कारण उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो वो जो चार्ज पार्टिकल या आयन है वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। अदरवाइज क्या होना था, ये यहां से यहां पहुंचा तो इसने सीधे जाना था, पर लॉरेंट्ज फोर्स के कारण क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। फिर ये इस एंड पे पहुंचेगा। जैसे ये यहां पे पहुंचता है, अब ये डी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी डी पॉजिटिव हो जाती है, तो तुरंत ये D1 के अंदर आ जाएगा, ये D2 के अंदर जो भी डी इस तरफ होगी उसके अंदर आ जाएगा। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेता है तो ये इस विंडो से बाहर आके स्ट्राइक करता है टारगेट को। तो हमने अभी ये बात की कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और लॉरेंट्ज फोर्स जो लगेगी, लॉरेंट्ज फोर्स होती क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन, और यहां साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो F क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू वी बी। तो ये जो लॉरेंट्ज फोर्स होगी क्यू वी बी, ये आ जाएगी, अगर जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास कितना है, m है, और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v, और अगर जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है उसका रेडियस है r, तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो क्या होगी, mv²/r। इस इक्वेशन को ले लेंगे हम 1। अब ये r जो है, इट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ। और यहां से हम r निकाल सकते हैं, तो r v से v, एक v यहां से कट जाएगा, तो r मेरे पास, r को इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, mv/q_b। यहां से हम r निकाल लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वो कितना टाइम लेगा सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने में। मान लो यहां से यहां पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा, तो टाइम के लिए हमें दो चीजें चाहिए, टाइम के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक वेलोसिटी और दूसरा डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ, टाइम time taken by charged particle 2 तो ये टाइम क्या आएगा, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो रेडियस सेमी सर्कुलर पाथ का अगर पूरा जो रेडियस है वो r है, तो ये कितना आएगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो कोई भी सर्कल है जिसका रेडियस r हो, उसकी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r।
अगर ये सेमी सर्कुलर पाथ है तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, पाई इंटू आर अपॉन वी। तो यहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब आर की वैल्यू अभी हमने निकाली, उस आर की वैल्यू को पुट कर दे हम यहां पे, तो टी क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई एम अपॉन बी क्यू। वी से भी कैंसिल हो जाएगा। और आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कितना टाइम लेगा वो चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ को, मतलब एक डी के अंदर घूमने को के लिए कितना टाइम लेगा, वो इतना टाइम लेगा। और हमने वो रेडियस भी निकाला सर्कुलर पाथ का। R is the radius of the circular path। आगे है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द आयन इन साइक्लोट्रॉन। जो साइक्लोट्रॉन है उसमें जो आयन हम जिसको एक्सेलरेट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी है v नॉट, और r नॉट जो है उसका मैक्सिमम रेडियस है। तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो क्या होगी, चार्ज तो सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगी, सिर्फ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। v की जगह v नॉट। ठीक है, मास तो चार्ज पार्टिकल का सेम रहेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर आप इसकी दोनों साइड्स जो हैं उनको 2 से डिवाइड कर दो, और साथ में क्या था, आप आर नॉट को इधर ले आइए, तो Q V नॉट B अपॉन 2 इंटू आर नॉट इज इक्वल टू हाफ M V नॉट स्क्वायर। और ये क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द मैक्सिमम, आप सिंपल एनर्जी भी बोल सकते हो, ऑफ, और ये होती क्या है, नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। तो जब वो चार्ज पार्टिकल उस विंडो से बाहर निकलेगा एंड रेडी टू हिट द टारगेट, उस समय उस चार्ज पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वो होगी Q V नॉट B R नॉट अपॉन 2। अब हम अगला निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब हमने देखा था
ये पूरा मैं सर्कल करूं बात, अगर इसका रेडियस है r, तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई r, तो हाफ की कितनी होगी 2 पाई r अपॉन 2 मींस पाई r। सेमी सर्कुलर जो d है इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, पूरी दोनों d की कंबाइन करें तो वो होगी 2 पाई r। तो एक d की निकालनी है तो 2 पाई r अपॉन d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हाफ एक d की जो सर्कमफ्रेंस आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास, पाई इंटू r। जो स्मॉल t हमने निकाला था, वो स्मॉल t हमने क्या निकाला था कि चार्ज पार्टिकल या आयन जो है वो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम था t, और उस समय वो कितना यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, वो कर रहा था पाई r। तो अगर उसको चार्ज पार्टिकल को अगर पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो यहां से चल के वापिस उसको यहां पे पहुंचना है, तो आधे के लिए वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पाई r, तो पूरे के लिए करेगा 2 पाई r। और टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कि यहां से यहां के लिए टाइम ले रहा है t, तो पूरे के लिए टाइम कितना लेगा 2t। आधे के लिए टाइम ले रहा है t, आधे में ट्रेवल करने का टाइम ले रहा है स्मॉल t, तो पूरे के लिए टाइम कितना लेगा कैपिटल T, यानी 2 टाइम्स स्मॉल t। तो फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यानी कि 1 अपॉन टाइम टेकन, या जिसको हम टाइम पीरियड भी बोल देते हैं। और बट टी क्या आएगा हमारे पास, टू टाइम्स स्मॉल टी। तो इसको पुट कर देंगे यहां पे, तो न्यू क्या आ गया 1 अपॉन 2 स्मॉल टी, और टी आपने निकाला हुआ है पाई m अपॉन क्यू बी, तो 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या वो होगी क्यू बी अपॉन 2 पाई m। वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब लिमिटेशंस क्या रहती हैं साइक्लोट्रॉन की, साइक्लोट्रॉन कहां पे यूजफुल नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हमें किसी पॉजिटिव आयन को हमें एक्सेलरेट करना है, तो उस पॉजिटिव आयन की वेलोसिटी हम अपनी मर्जी से जितनी हमें चाहिए उतनी वेलोसिटी उसकी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सेलरेट positive ions beyond certain limit of velocity inside a cyclotron। एक लिमिट, एक वेलोसिटी की लिमिट रहेगी जहां तक हम जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर। दूसरा, साइक्लोट्रॉन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव आयंस को ही एक्सेलरेट करने में यूजफुल है। इलेक्ट्रॉन्स को हम साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट करेंगे तो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। और हम यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रहे हैं, तो ऑसिलेटर का काम है एक डी को पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव करना। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपने टाइम से पहले ही वो दूसरे यहां पे पहुंच जाएगा। जिससे वो आउट ऑफ पाथ हो जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको वी कैन नॉट एक्सेलरेट विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसी तरह से न्यूट्रॉन को अगर कोई कहे कि हम न्यूट्रॉन को क्या हम एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो आपको पता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट न्यूट्रल पार्टिकल्स के ऊपर नहीं होता है। उसका इफेक्ट सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर होता है। इसलिए हम अनचार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल जो है उनको भी साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं।